नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड मामले में उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा करवाया मोबाइल फोन। फॉरेंसिक जांच में हो सकते हैं बड़े खुलासे। सनावर की गिरफ्तारी की भी चर्चाएं तेज। काशीपुर के किसान आत्महत्या मामले में धामी सरकार सख्त। एसआईटी ने शुरू की जांच। पुलिस कर्मियों पर भी लिया गया एक्शन, किया गया जिला बदल। हरिद्वार में गंगा घाटों पर लगाए गए गैर हिंदुओं के पोस्टर पर मचा बवाल। कांग्रेस ने साधा निशाना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, सरकार ने नहीं जारी किया कोई आदेश। और बाजपुर में जमीन हड़पने के मामले में विधायक अरविंद पांडे ने सौंपा ज्ञापन। बुजुर्ग महिला को जमीन का कब्जा दिलाने की मांग। विपक्ष पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। अंकिता हत्याकांड मामले में उर्मिला सनावर ने आज हरिद्वार पहुंचकर रोशनाबाद स्थित न्यायालय में अपना मोबाइल फोन जमा करवा दिया है। आपको बता दें कि ये वही मोबाइल फोन है जिसमें अंकिता हत्याकांड से जुड़े अहम साक्ष्य और ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होने का दावा किया जा रहा था। इससे पहले इस प्रकरण को लेकर बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके साथ ही एसआईटी उर्मिला सनावर से भी पूछताछ कर रही थी। तो ये था कि जो मेन डिवाइस है जिसमें वो रिकॉर्डिंग थी, तो वो रिकॉर्डिंग जिसमें हमने रिकॉर्ड की थी, वो जो मेन डिवाइस थी वो मेन साक्ष्य है जो कोर्ट में जमा होना है। और दूसरा हमारा वॉइस सैंपल है। और हमने उत्तराखंड की जनता से एक वादा किया था कि सीबीआई जांच होगी। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए। और जो भी इसमें हिडन है, क्योंकि अभी अंकिता भंडारी के लिए ये आधा अधूरा न्याय हुआ है और अब ये पूरा न्याय होगा जब उस वीआईपी का नाम पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने आएगा, तब उस दिन उसकी आत्मा को शांति मिलेगी जो पंच तत्वों में बेटी विलीन हो चुकी है। भैया उत्तराखंड वासियों, ये उर्मिला सनावर नाम का जो बम था, बम एमएलए तो ये बड़ा भारी बम, एटम बम के परमाणु बम, भैया इसको मैं आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने जा रहा हूँ। और सब लोगों से, उत्तराखंड वासियों से जिन्होंने खूब स्वागत किया मेरा, उनका बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड के लोगों की जो एक सीबीआई जांच है उसका एक नया अध्याय शुरू हो गया। क्या उर्मिला सनावर को कैद में रखा गया है? क्या उर्मिला सनावर पर किसी तरह का कोई दबाव बनाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब उर्मिला सनावर से हमारी टीम ने पूछताछ की तो उस समय उस बातचीत में उर्मिला सनावर ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद से तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उर्मिला सनावर को कैद में रखा गया था? ये रिपोर्ट देखिए। किसकी कैद में उर्मिला सनावर? आखिर किसने उर्मिला को किया कैद? हमारी टीम के साथ बातचीत में बड़ा खुलासा। किसके दबाव में उर्मिला सनावर? अपनी दहाड़ से समूचे प्रदेश को हिला देने वाली उर्मिला सनावर आज पूरी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है। होटल के कमरे में उर्मिला खुद नहीं ठहरी, बल्कि उसे कैद करके रखा गया है। और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उर्मिला सनावर ने हमारी टीम के साथ बातचीत में कुछ ऐसे ही बड़े खुलासे किए हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं रह रही हूँ। अपनी मर्जी से नहीं रह रही हैं आप? क्या हुआ है? इन लोगों ने हमें पता नहीं डिटेन कर रखा, क्या कर रखा। किन लोगों ने? ये 12 दिन लोग। किन लोगों ने? उर्मिला जी, किन लोगों ने? जिनका हमने नाम लिखा है, जो लोगों की आईडीज बंद कराते हैं, जो महिलाओं को जेल में डलवाते हैं। इन्हीं लोगों ने क्या, जिनके आप नाम ले रही हैं? और कौन है? गट्टू। हमें यहाँ रखने वाला, हमारे आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस हमारी कल एडवोकेट आई थी, शिवानी, आप उससे भी बात कर सकते हैं। हमने उसकी रील शेयर करी है। हाँ। हमें ना कहीं जाने की परमिशन है, ना कुछ। नीचे गनर ऑफिसर सब रहते हैं। तो आप लोगों को क्या, आप ये बताओ, हमारी इतनी तबीयत खराब है, उसके बाद भी हमें होटल में रखा है इन्होंने। डॉक्टर भी हेलमेट नहीं उतारा ताकि वो पहचान ना पाए उसको बाहर जाके। उर्मिला ने हमारी टीम से बातचीत में बताया कि उसे हर रोज नए होटल में रखा जा रहा है। उसे नहीं पता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है हमारे साथ। अच्छा, होटल कौन सा है? मुझे नहीं पता।
जाने की भी इजाजत नहीं है। रोज होटल बदल देता, अब तक 4 होटल बदल चुके हैं। रोज रोज आपके होटल्स बदल रहे हैं? अब तक 4 होटल बदल चुके हैं हमारे। हाँ, 4 होटल बदल चुके। तो आप जब जाती होंगी तो नाम तो पढ़ती होंगी होटल में, कौन से होटल में जा रही हैं आप? नहीं, अभी नहीं, वो सुरक्षा की दृष्टि से भी, वैसे भी, क्योंकि हम तो इधर भी फंसे इधर भी फंसे। सत्ताधारी लोगों से हमने टक्कर ले लिया। हमें कुछ पता है क्या यही मरवा दे हमें, कोई मरवा दे। तो प्रशासन तो कहीं ना कहीं बेचारे हमारे साथ खड़े हैं। पुलिस वाले तो उनके भी गले की भी हम, क्योंकि उनकी आड़ में कोई और मार दे तो वो भी परेशान है। मैं बस अभी मैं पता नहीं कोर्ट जाऊंगी शायद अभी, वो क्योंकि नोटिस रात को आया 9:30 बजे। उर्मिला सनावर का रो रो कर ये सब खुलासा करना कई सवाल खड़े करता है। कल तक शेरनी की तरह दहाड़ने वाली उर्मिला सनावर को आखिर अचानक ये क्या हुआ? उर्मिला का इशारा आखिर किस तरफ था? आखिर वो कौन लोग हैं जो उर्मिला पर दबाव बना रहे हैं? क्या वाकई कैद में है उर्मिला सनावर जैसा वो बताने की कोशिश कर रही है? पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वाली उर्मिला आज खुद यूं शांत है। क्या इसके पीछे किसी का दबाव है? और अगर हाँ, तो आखिर वो कौन लोग हैं जिसने उर्मिला को कैद में रखा है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हमें और अधिक मजबूत और लचीलापन लाने की जरूरत है। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की के 173वें साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने इस कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों और शोध कार्य की उन्होंने जमकर सराहना की। मुझे बताया गया है कि इस एक दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से आए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा पूर्व तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत गहन विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही तकनीकी नवाचार, अनुसंधान, सहयोग और साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में भी ठोस रणनीतियां बनाई जाएंगी। उत्तराखंड की धामी सरकार किसान आत्महत्या मामले में किसान के परिवार को न्याय दिलाने के लिए काफी सख्त नजर आ रही है। सबसे पहले धामी सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया और उस एसआईटी ने अब अपनी जांच भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मचारियों पर भी एक्शन लिया गया है, उन्हें जिला बदर किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। काशीपुर में किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या मामले में उत्तराखंड की धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। निष्पक्ष जांच के लिए डीजीपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही मामले से जुड़े 12 पुलिस कर्मियों को जिला बदर किया गया है। जनपद नैनीताल के काठगोदाम थाना क्षेत्र में 10 और 11 जनवरी की रात्रि को एक व्यक्ति की आत्महत्या का प्रकरण सामने आया था, जिसकी पहचान बाद में श्री खुवंत सिंह निवासी पैगा जनपद उधम सिंह नगर के रूप में हुई थी। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एक निर्णय लिया, जिसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी की अध्यक्षता श्री नीलेश आनंद भरने आईजी एसटीएफ के द्वारा की जाएगी। इनके सहयोग के लिए 4 अन्य सदस्यों को नामित किया गया है, जिनमें एसपी चंपावत श्री अजय गणपति, सीओ टनकपुर सुश्री वंदना, इंस्पेक्टर दीवान सिंह बिष्ट तथा एसआई मनीष जनपद चंपावत को शामिल किया गया है तथा एसटीएफ की टीम भी इनके तकनीकी सहयोग के लिए मौजूद रहेगी। मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जिन कर्मियों का नाम वीडियो में आया, उन सभी को तत्काल प्रभाव से जनपद उधम सिंह नगर से स्थानांतरित करके गढ़वाल रेंज में भेज दिया गया है। बता दें कि पहले ही मामले की गंभीरता को देखते हुए उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने लापरवाह पुलिस कर्मियों पर एक्शन लेते हुए कुछ को सस्पेंड किया तो कुछ को लाइन हाजिर किया गया। अब बाकी पुलिस कर्मियों को जिले से बाहर तबादला कर दिया गया है। जांच को प्रभावित होने से बचाने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यालय ने कड़ा कदम उठाते हुए 12 पुलिस कर्मियों को उधम सिंह नगर से हटाकर गढ़वाल रेंज के चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में भेज दिया है। बता दें कि किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उस वीडियो में जमीन धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई की। अब एसआईटी गठित की गई है और निर्देश दिए गए हैं कि इन सबूतों का बारीकी से परीक्षण किया जाए।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों को उनकी मांग को पूरा करते हुए उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया। आपको बता दें कि कैबिनेट से समान कार्य समान वेतन को मंजूरी मिलने पर उपनल कर्मचारियों ने सीएम धामी का आभार जताया। कैबिनेट बैठक में सरकार ने 10 सालों से लगातार सेवा दे रहे उपनल कर्मचारियों को समान वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय पर जहां उपनल कर्मचारी में खुशी का माहौल है, तो वहीं सरकार का भी कहना है कि इस फैसले से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और कार्य क्षमता को नई दिशा मिलेगी। सरकार पहले भी कह रही थी कि सरकार हर नौजवान के, हर कर्मचारी के हितों के संरक्षण करने के लिए संवेदनशील है और इसमें कैबिनेट सब कमेटी बनी थी। कैबिनेट सब कमेटी रिकमेंड दी। मुख्यमंत्री जी ने भी काफी पहले कहा था कि उपनल कर्मचारियों के साथ न्याय होगा, तो आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अभी क्योंकि वित्तीय संसाधन की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, तो वित्तीय संसाधनों को देखते हुए 2015 तक के जो लगे हुए उपनल कर्मचारी हैं उनको शासनादेश जारी होने के बाद तत्काल प्रभाव से समान कार्य समान वेतन के हिसाब से वेतन निर्धारण उनका कर दिया जाएगा और उनको विभागीय सुविधा में दे दिया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कैबिनेट मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारी जो वर्षों से लंबित मांग थी समान कार्य समान वेतन का, वो कल माननीय कैबिनेट ने उसमें मुहर लगाई और हमें नए साल पे तोहफा दिया, जिससे कि हमारे 22,000 कर्मचारी आज होली और दिवाली साथ ही मनाने का काम कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार में गंगा घाटों पर लगाए गए गैर हिंदुओं के पोस्टर को लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष ने निशाना साधने का काम किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये देश किसी एक धर्म का ही नहीं बल्कि सभी धर्मों का है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनकी पवित्रता का अलग महत्व होता है और गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया। देखिए भाई, कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन स्थलों की एक पवित्रता का भी एक महत्व होता है और पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। इसको इशू बनाकर कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और अगर वहाँ के धर्माचार्य गंगा सभा ये अपेक्षा करती है तो बिना कहे भी ये अपना प्रणीत होता है, क्योंकि मक्का मदीना जैसे स्थान पर कोई हिंदू तो जा नहीं सकता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन अच्छा लगे अगर कोई मुस्लिम ये कहे कि मैं गंगा स्नान करके पवित्र होकर सनातन में आना चाहता हूँ, तो फिर तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन एक विषय बनता है तो विषय का ध्यान रखना चाहिए। वहीं मसूरी के सुआखोली में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत की है। इस दौरान शिविर में 32 शिकायतें मिली, जिनमें से ज्यादातर का समाधान मौके पर ही किया गया। वहीं शिविर में अलग अलग विभागों की तरफ से स्टॉल लगाए गए, जिनका निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही मंत्री ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी लोगों को जानकारी दी। इसकी शुरुआत के बाद 2,60,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है और सीधा जनता को मौके पर की समस्याओं का समाधान हो रहा है। इसमें 42 लोगों की समस्याओं का समाधान हमने किया था, आज 33 लोगों की समस्याओं का समाधान हमने यहाँ पर किया है और मौके पर ही निस्तारण हुआ है। और परसों कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक गलत प्रचार किया था, जहाँ कि ऐसा विषय नहीं था। तो अगले दिन ही टीम चली गई। इस बात का प्रतीक है कि एक स्वदेशी सरकार प्रदेश के अंदर चल रही है और ये लोगों के ऊपर एक तमाचा है जो गलत प्रचार कर रहे थे। वहीं बाजपुर में विधायक अरविंद पांडे पर लगाए गए जमीन हड़पने के मामले में जहां एक तरफ जांच बैठा दी गई है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर विधायक अरविंद पांडे ने भी एसडीएम कार्यालय जाकर एक ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन के जरिए एसडीएम को जिस तरह से उन्होंने ज्ञापन सौंपा, उन्होंने यही मांग की है कि जो जमीन है उसका कब्जा बुजुर्ग महिला को दिया जाए, इसकी उन्होंने मांग की है। इसके साथ ही बीजेपी के विधायक ने विपक्ष पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी गंभीर आरोप लगाया है। वहीं काशीपुर के किसान आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय का कूच किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पहले ही बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने किसान की आत्महत्या मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की, साथ ही प्रदेश सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुद्दा विहीन पार्टी कांग्रेस हो चुकी है। इसके साथ ही विपक्ष इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रहा है क्योंकि जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। कि हर उस मामले में जिसमें सरकार और पुलिस अपराधियों का बचाव कर रही है, कांग्रेस उन सभी मामलों को लेकर वक्त वक्त पर सड़कों पर रही है। ये अच्छी बात नहीं है, प्रदेश के लिए अच्छी परंपरा नहीं है कि सरकार के इशारों पर पुलिस अपराध कराए और फिर उसके बाद उन अपराधियों के संरक्षण करने के लिए बेशर्मी की हद पर उतर जाए। सरकार को भी शर्म नहीं और पुलिस विभाग को भी शर्म नहीं है। ताज़ा प्रकरण में सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में पुलिस के बड़े अफसरों का नाम स्वयं मृतक ने लिया और चूंकि उस मृतक का अंतिम संदेश डेथ डिक्लेरेशन के रूप में कोर्ट में मान्य होगा, इसलिए जांच में ऐसे व्यक्ति की भूमिका शामिल नहीं होनी चाहिए कि जो आरोपी हो। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है, कोई इशू बचते नहीं है। सरकार हर विषय को बहुत गंभीरता से लेती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब प्रकरण आया तो तत्काल उसकी SIT की गठन हो चुका है। कुमाऊं कमिश्नर उस जांच में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा और कांग्रेस के लोगों से मैं अब एक ही अपील करना चाहूंगा कि जन समस्याओं को लेकर तो विषय खड़े करें। वहीं हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में नैनीताल जिला अधिकारी ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने अधिकारियों को जनता के आवेदनों के निस्तारण और प्रमाण पत्र बनाने में जो काम है उस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राजस्व वसूली में लेटलतीफी कर रहे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आय जाति प्रमाण पत्र और जो हमारे इनकम सर्टिफिकेट्स हैं जिनमें भी 14 दिन से ज्यादा की पेंडेंसी है, उन्हें 2 दिन में निस्तारित करने के लिए सारे परगना अधिकारी तहसीलदारों को कहा गया है। राजस्व वादों में 1 साल से अधिक समय से जो लंबित वाद हैं उनको प्राथमिकता में निस्तारण करने के लिए सबको ताकीद किया गया है। राजस्व वसूली संग्रह में तेजी लाने के लिए कहा गया है और जो दाखिल खारिज नामांतरण और जो पैमाइश और नकदी और जो मेड़ विवाद गुण विवाद होते हैं, इसमें सारे ऑफिसर्स को कहा गया है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, समय से निस्तारित हो जानी चाहिए। वहीं हल्द्वानी में पुलिस ने बुजुर्ग महिला के घर पर हुई दिन दहाड़े चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से बुजुर्ग महिला का एक बक्सा भी बरामद किया गया है। बक्से में रखे हुए जेवरात और नकदी भी आरोपी के कब्जे से पुलिस ने बरामद कर ली है। इसी प्रकार साथियों, मीडिया में सब जगह चर्चित रहा हाल ही में हमारे घर और IG महोदया के आवास के सामने जो है बद्रीपुरा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा है। वो आमा के घर से किराएदार बन के एक व्यक्ति आया था। उसने उसकी आमा की पूरी जो संपत्ति का जो बक्सा है वो बक्सा चोर के ले गया। उसमें विभिन्न सोना चांदी के जेवरात, उसके कागज़ और नकदी सब कुछ था। इसको हमने चैलेंज के तौर पर लिया। हमने कोतवाली की टीम को और सभी अधिकारियों को हमने एक्टिवेट करा था। इसमें हमारा CO अमित और हमारा SP मनोज और SP क्राइम हमारा जगदीश जी, इन सब ने लीड लिया है और सभी की मेहनत है। CCTV मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से मात्र 8 घंटे के भीतर जो है ये घटना जल्दी से वर्कआउट हो गया। वहीं रुद्रपुर में PM श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय में एक 7 दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ BJP के वरिष्ठ नेता भारत भूषण चुग ने किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्र स्वयंसेवक के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा है कि आज युवा देश का भविष्य है और राष्ट्रीय सेवा की योजना के जरिए युवाओं को समाज सेवा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। को यहाँ पर प्राइज भी वितरण किए गए और उसके साथ साथ कई बच्चों ने अपने एक्टिविटी से प्रभावित किया। कईयों ने अपने भाषण प्रतियोगिता में, किसी ने क्विज प्रतियोगिता में, उन सब बच्चों को आज यहाँ सम्मानित भी किया गया है। और मैंने तो बच्चों से यही आह्वान किया है कि जितने भी कार्यक्रम आपने नाटिकाएं प्रस्तुत की हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करें, तब भी ऐसे शिविर लगाने का फायदा है। और इन शिविरों से बच्चों को आगे आने वाले कंपटीशन में भी कुछ न कुछ अंक भी मिलते हैं और सीखने का ही मौका मिलता है। वहीं हल्द्वानी में लोहड़ी के दिन एक हर्ष फायरिंग करने का एक वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। आपको बता दें कि SSP मंजुनाथ TC ने बड़ी कार्रवाई की है। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने फायरिंग करने वाले जसमीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फायरिंग में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। SSP के निर्देश पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पे एक व्यक्ति द्वारा
शायद लोहड़ी वाले दिन जो है पब्लिक प्लेस में, बीच पब्लिक प्लेस में कई लोगों की मौजूदगी में मतलब फायरिंग किया जा रहा है, मल्टीपल राउंड्स फायरिंग किया जा रहा है। वहाँ के क्षेत्र में सनसनी हो गया, दहशत हो गया। तो इसको हमने संज्ञान में लेते हुए संबंधित व्यक्ति को हमने तत्काल जो है हिरासत में लिया है और उसकी कब्जे से वो वेपन को हमने रिकवर किया है और नियमानुसार हमने आर्म्स एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है और एफआईआर पंजीकृत हमने किया है, कर रहे हैं। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। अंकिता हत्याकांड मामले में उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा करवाया मोबाइल फोन। फॉरेंसिक जांच में हो सकते हैं बड़े खुलासे। सनावर की गिरफ्तारी की भी चर्चाएं तेज। काशीपुर के किसान आत्महत्या मामले में धामी सरकार सख्त। एसआईटी ने शुरू की जांच। पुलिस कर्मियों पर भी लिया गया एक्शन, किया गया जिला बदल। हरिद्वार में गंगा घाटों पर लगाए गए गैर हिंदुओं के पोस्टर पर मचा बवाल। कांग्रेस ने साधा निशाना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, सरकार ने नहीं जारी किया कोई आदेश। और बाजपुर में जमीन हड़पने के मामले में विधायक अरविंद पांडे ने सौंपा ज्ञापन। बुजुर्ग महिला को जमीन का कब्जा दिलाने की मांग। विपक्ष पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप।